नमस्कार, आप देख रहे हैं ओमकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार के सियासी गलियारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक बयान को लेकर मची हलचल की खबर के साथ। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि 14 तारीख से बिहार में एनपीए यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एनआरसी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एनआरसी के मुद्दे पर कोई काम नहीं कर रही है। इसको लेकर बेवजह की बात फैलाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकता कानून पर भी जो विपक्षी हंगामा मच रहा है उसको लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए और स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। लेकिन सुशील मोदी ने एनपीए पर जो कहा उसको लेकर बिहार के सियासी गलियारे में खींचतान मचनी तय है और इसकी एक झलक भी देखने को मिल चुकी है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा। ध्यान में आ जाएगा कि एनपीआर या एनआरसी जो है ये कांग्रेस के जमाने में इसको प्रारंभ करने की कार्रवाई की गई। तो मित्रों, सबसे पहले जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, आज ये अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान में किस प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है। एनपीआर क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यानी देश के अंदर जो भी आबादी है, और आबादी का मतलब चाहे वो विदेशी हो या देशी हो, जो भी लोग आज के दिन भारत में रह रहे हैं उन सभी लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा किसमें? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो सुशील मोदी जैसे और बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय नेता, राज्यों के नेता लगातार प्रयासरत हैं कि सीएए यानी कि नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में विपक्ष जिस तरह से केंद्र की सत्ता को, बीजेपी को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी नेता अपने क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाएं, प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें और यही कवायद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो कोशिश है इस पर थोड़ी बातचीत कर लेंगे। सीधे रुख करेंगे पटना स्टूडियो का, जहां से हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मनोज नारायण सिंह जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगातार बीजेपी की कोशिश है कि एनआरसी, सीएए या एनपीआर को लेकर लोगों के बीच जाएं, जागरूकता फैलाया जाए ताकि लोगों को भ्रम ना हो और विपक्ष इसका फायदा ना उठा ले। इसी कड़ी में सुशील मोदी एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। देखिए दीपक जी, जिस तरह से पिछले दिनों नागरिकता कानून जो अधिनियम है उस पर जो एनपीआर है उस पर सीए, ये जो भी तमाम मुद्दे हैं इस पर बिहार में काफी आंदोलन हुआ, सड़कें जाम हुई, आगजनी हुई। एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह बिहार को आंदोलन की आग में झोंक दिया था विपक्षी पार्टियों ने। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग कहीं ना कहीं जागरूक करने में लोगों को पीछे हैं। इसके लिए बीजेपी के आला कमान से यह आदेश ये हुआ कि सभी जो भी पार्टी के संगठन के जो भी नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इन तमाम नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करें, बताएं, समझाएं कि इसका क्या इसका परिणाम है और ये नियम अधिनियम क्या है, इसको समझाया जाए। तो इसी को लेकर के सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के, उन्होंने जो प्रदेश जो कार्यालय है जो यहाँ पर पटना में, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर चर्चा किया प्रेस के सामने में। और उन्होंने साफ तौर पे कहा, एक बात इसमें दीपक जी बहुत सलीके की बात उन्होंने कहा है कि 1964 में या उसके बाद भी जो भी लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दूसरे जो या बांग्लादेश, म्यांमार से जो भी हिंदू यहाँ पर आए उसको कांग्रेस ने ही यहाँ पर जमीन देकर के बसाने का काम किया। तो यहाँ पर कोई है ही नहीं जिसके लिए बिहार में ये नियम लागू होता है जी। एक शब्द जो है उन्होंने एक सेंटेंस उन्होंने ये बोला। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पिछले दिनों हम लोगों ने खबर दिखलाया था और नीतीश कुमार ने भी यह बयान दिया था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सब यहाँ लागू होगा, तो इसके तथ्य में आज ये बात सामने आ गई। सुशील मोदी ने कह दिया कि जितने विस्थापित लोग आए थे यहाँ पर सभी लोगों को जमीन देकर के यहाँ पर बसा दिया गया। और जहां तक एनपीआर की बात है
तो एनपीआर के लिए उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स आज प्रेस के सामने प्रस्तुत किए और बताया उन्होंने कि 2010 में मनमोहन सरकार ने जिस तरह पार्लियामेंट में एनपीआर को लागू किया, उसका जो गजट जो है, जो पेपर है, उन्होंने प्रेस के सामने में दिया, प्रेस वालों को भी दिया। तो कहने का मतलब है कि उनका कहना है कि कांग्रेस ने इसको लागू की थी, सिर्फ बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने इसको अपडेट की है। चूंकि ये रूटीन वर्क है, प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होती है और इससे सभी लोगों को फायदा होती है। चूंकि जनगणना जब होगी, मकान कितने पक्के हैं, कितने कच्चे मकान है, इंदिरा आवास कितना दिया जाएगा, अभी कितने लोगों को घर की जरूरत है, एजुकेशन का क्या रेशियो है, तो ये सारे जो भी डाटाज हैं इसी में कलेक्शन होता है और उसी मुताबिक सरकार अपना बजट बनाती है ताकि सभी लोगों को उसका लाभ तो ये जागरूकता अभियान है और खास तौर पर जो नागरिकता को लेकर रजिस्टर, नागरिकों की संख्या गिनने को लेकर रजिस्टर शुरू हुई है, उस पर अब हम आते हैं। मनोज जी, श्याम रजक का एक बयान आया है, इसके बारे में अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दे कि श्याम रजक जो कि कैबिनेट सदस्य हैं बिहार सरकार में, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान करार दिया है जो एनपीआर से संबंधित है। श्याम रजक ने यह कहा है कि क्या कैबिनेट की बैठक में इस पर एकमत बन गया है, क्या नीतीश कुमार इस पर राजी हैं? यानी कि साफ तौर पर बिहार कैबिनेट के एक सदस्य जो कि जेडीयू खेमे से आते हैं, कैबिनेट के दूसरे सदस्य से जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी खेमे से आते हैं, एकमत नहीं है। ये दोनों दलों में सरकार के स्तर पर तालमेल का अभाव नहीं दिखा रहा मनोज जी? देखिए, श्याम रजक जेडीयू के नेता हैं, अभी जेडीयू के नेता हैं और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो सुशील मोदी का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस पर उन्होंने बयान दिया है कि इसका कैबिनेट में जो है ये पास होना चाहिए या फिर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। ये सुशील मोदी ने जो कुछ भी कहा, क्योंकि सुशील मोदी एनआरसी के मुद्दे पर बंगाल में जो ममता सरकार है उस पर भी निशाना साधे हैं। वहां पर बोले हैं कि पश्चिम बंगाल में भी एनपीआर लागू होगा। वहां पर ये अगर पश्चिम बंगाल सरकार अगर लागू नहीं करती है तो ये असंवैधानिक ये होगा और उस पर नियम कायदे के मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल के बारे में सुशील मोदी ने बोला, तो जाहिर सी बात है कि श्याम रजक ने बोला है कि सुशील मोदी जो भी अपना बयान दिए हैं उनका व्यक्तिगत हो सकता है, इसका ना कोई कैबिनेट मीटिंग हुआ है, ना सर्वदलीय बैठक हुआ है, तो इस तरह से वो उनका अपना पर्सनल जो है बयान हो सकता है, इसलिए इनके बयान को श्याम रजक ने खारिज कर दिया है। लेकिन श्याम रजक किस अधिकार से उप मुख्यमंत्री के बयान को उसका निजी बयान बताते हैं या फिर उसे खारिज करते हैं? उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो। जी हाँ, बिल्कुल, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी चुनावी साल है और इसमें सुशील मोदी का जो भी बयान आया है तो हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के बारे में जो सुशील मोदी ने बोला है उस पर कहीं उनको खराब लगी होगी ये बात, और उन्होंने अपना बयान दिया कि कोई भी बयान देने के पहले डिप्टी सीएम है जरूर है, लेकिन अगर जो राज्यव्यापी कोई भी अगर अधिनियम होता है, नियम होता है या कोई बयान होता है तो उसके लिए कैबिनेट में मंजूरी मिलना जरूरी है, सर्वदलीय बैठक होना जरूरी है। और जिस तरह से एनपीआर, एनआरसी वगैरह जो भी मामला है, अभी पूरे सूबे में ये मामला हो गया है, विपक्षी के निशाने पर ये सारे मामला है, तो इस तरह से श्याम रजक ने इसका पलटवार करके जवाब दिया। हो सकता है कि श्याम रजक की ये भी चाल हो कि हम पलटवार कर देते हैं कि विपक्षी को बोलने का मौका नहीं मिले। जी बिल्कुल मनोज जी, ऐसे में क्या लग रहा है, जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, पहले बड़े भाई छोटे भाई को लेकर दोनों दलों में थोड़ी बतकही सुनने को मिली, अब फिर एनपीआर के मुद्दे पर दोनों दलों के नेता एक दूसरे के विरोध में बयान दे रहे हैं, दोनों में तालमेल नहीं दिख रहा है, तो क्या लग रहा है ये दोस्ती में धीरे धीरे आने वाले दरार के संकेत तो नहीं? देखिए, चुनाव में कुछ भी संभव है। जब विधानसभा का चुनाव 2015 में हुआ तो किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार लालू यादव से मिल जाएंगे, किसी ने यह नहीं सोचा था कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, बीजेपी से अलग हो जाएगी पार्टी। लेकिन जो चुनाव है, पॉलिटिक्स में जो भी होता है जायज होता है, सत्ता की कुर्सी के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ दिन पहले एनआरसी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर का भी बयान आया था, अभी श्याम रजक का बयान आ रहा है, कुछ और भी नेताओं का बयान आते रहता है, लेकिन जो भी प्रवक्ता लोग होते हैं या फिर कुछ और नेता लोग होते हैं, सिर्फ कह करके ये निकल जाते हैं
कि आला कमान का आदेश सर्वोपरि है। आला कमान अभी कुछ नहीं बोले हैं, इसलिए इस पर उनका व्यक्तिगत अपना मामला हो सकता है, व्यक्तिगत जो उनका कथन है उनका अपना व्यक्तिगत हो सकता है। तो इसको लेकर के चुनाव का समय है, लोग आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहेंगे। हालांकि सियासत के गलियारे में इस बात की भी चर्चा होने लगती है कि हो सकता है कि एनडीए बिखर जाए, 2015 की राह पर चल पड़े। आपने देखा कि जिस तरह से केंद्र में मिनिस्ट्री का जब पोर्टफोलियो जब मिलना था, उस समय जब जेडीयू अपने आप को अलग कर ली, उस समय भी ये हो रहा था कि यहाँ दोनों पार्टी में बिखराव हो जाएगा, दोनों पार्टी अलग हो जाएगी। तो अभी हाल में फिर बयान जी अभी हाल में फिर ये खबर अभी तैर रही है कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। तो तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने हो रही है। सियासत का जो माहौल है गर्म हो रहा है, चूंकि इस साल भी जो बिहार विधानसभा है वो चुनाव होने वाला है, तो तरह तरह के बयान आते रहेंगे। बिल्कुल, अभी ऐसे बयान आते ही रहेंगे। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तो सहयोगियों के बीच के टकराव की जो स्थिति संभावित बनती दिख रही है उस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन सहयोगियों के बीच तनातनी तो अपनी जगह है, लेकिन विरोधियों के बीच तनातनी का अंदाज बिहार की राजनीतिक गलियारे में थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है।